Good morning, students. Myself, Professor Tazeen, I welcome you to this class of Secretarial Practices 12th. So, students, आज की क्लास में हम चैप्टर 9 दैट इज डिपॉजिटरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट्स इन डिपॉजिटरी सिस्टम लेते हैं. सो आगे के कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं स्टूडेंट्स. दैट इज कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं. आज हमें ये चार कॉन्सेप्ट्स सीखने. दैट इज डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, फंजिबिलिटी और आईएसएन नंबर. एक एक करके देखते हैं. व्हाट इज दिस. पहला है डीमटेरियलाइजेशन. जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स डीमटेरियलाइजेशन की, तो डीमटेरियलाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं डीमैट. और ये डीमटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जहां पे क्लाइंट जो है जो शेयर होल्डर है यानी जिसकी सिक्योरिटीज है वो क्लाइंट है. सो उनका जो सिक्योरिटी जो फिजिकल सर्टिफिकेट के फॉर्म में है उसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट किया जाता है. देखो यहाँ पे फिजिकल सर्टिफिकेट को हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज ये जो डीमेटेरियलाइजेशन है उसके कुछ प्रोसीजर है जो आपके यहाँ पे डीमेटेरियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स में दिए हुए हैं. तो ये प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहला जो है वो क्लाइंट जो है वो अपना डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म जो है वो सबमिट करता है. यानी वो सबमिट करता है एक सर्टिफिकेट के साथ वो क्या देता है डीआरएफ दैट इज डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म. ये डीआरएफ यानी कि डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म है. और ये किसे सबमिट करता है डीपी को यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को. फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो इसे फॉरवर्ड करता है डिपॉजिटरी को और डिपॉजिटरी इसे फिर फॉरवर्ड करता है इशूअर मतलब इशूअर कंपनी को. ये जो कंपनी जिसको सर्टिफिकेट है उसे फॉरवर्ड करता है. इशूअर कंपनी क्या करती है कंफर्मेशन करती है. कंफर्मेशन मतलब वो सब इंफॉर्मेशन बरोबर है क्या नहीं, शेयर होल्डर लिटरली शेयर होल्डर है या नहीं, या उसने अपने शेयर ट्रांसफर किए कि नहीं, वो सब इंफॉर्मेशन रेक्टिफाई करती है और ये इन्फॉर्म करता है डिपॉजिटरी को. यानी इशूअर कंपनी फिर बाद में वो कंफर्मेशन किसे देती है डिपॉजिटरी को. और डिपॉजिटरी फिर बाद में सिक्योरिटीज को क्रेडिट करता है डीमैट अकाउंट में जो अकाउंट डीपी के पास है. ये अकाउंट किसके पास है डीपी के पास. सो इसी ये है प्रोसीजर यानी डीमैट करने का ये प्रोसीजर है. आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दैट इज रीमटेरियलाइजेशन. रीमटेरियलाइजेशन को शॉर्ट में हम बोलते हैं रीमैट. जैसे हम डीमैट बोलते हैं वैसे रीमैट. तो ये रीमैट क्या है ये प्रोसेस है जहाँ पे क्लाइंट मतलब शेयर होल्डर यानी जिसका शेयर है जिसका सिक्योरिटी है वो क्लाइंट उसका सिक्योरिटी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ये किसमें है इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स में है. उसका सिक्योरिटीज कन्वर्ट किया जाता है फिजिकल सर्टिफिकेट में. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की चीजें जो होती है वो फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट की जाती है तो उसे बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन. आगे चलते हैं इसका भी प्रोसीजर है. सो प्रोसीजर फॉर रीमटेरियलाइजेशन क्या है. सबसे पहला तो है क्लाइंट को यहाँ पे भी एक रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर्म देना पड़ेगा दैट इज आरआरएफ यानी रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म. और ये फॉर्म जो है वो डीपी के पास सबमिट होगा. कहाँ सबमिट होगा डीपी. आरआरएफ का फुल फॉर्म क्या है रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म और ये सबमिट होगा डीपी के पास. फिर डीपी इसे फॉरवर्ड करेगा. एक कॉपी इश्यूअर कंपनी को देगा और एक देगा डिपॉजिटरी को. इश्यूअर कंपनी क्या करेगी देखने के बाद प्रिंट करेगी सर्टिफिकेट और ये सर्टिफिकेट सेंड करेगी क्लाइंट को. पर उसके पहले इश्यूअर कंपनी कंफर्म करेगी और फिर ये जो रिक्वेस्ट का जो है ये आरआरएफ जो है वो डिपॉजिटरी को भी सेंड किया जाएगा कि बाबा कंफर्मेशन है कि इंफॉर्मेशन बरोबर है. राइट. फिर डिपॉजिटरी क्या करेगा डीपी के वाया डीपी के यानी डीपी के थ्रू उसके अकाउंट से उसके अकाउंट में जो भी सिक्योरिटीज है वो डेबिट करेगा. राइट. तो ये है रीमटेरियलाइजेशन का स्टेप्स. आगे चलते हैं दैट इज फंजिबिलिटी. व्हाट इज फंजिबिलिटी स्टूडेंट्स. फंजिबिलिटी मतलब एक ये फाइनेंशियल टर्म है. फंजिबिलिटी का मतलब होता है वो स्टेट जहां पे कोई चीज इंटरचेंजेबल होती है यानी इंटरचेंज कर सकते हैं हम. अभी हम स्टूडेंट्स कब कोई चीज इंटरचेंज कर सकती है जिसका सेम क्वालिटीज होगा. राइट. तो फंजिबिलिटी एंड नॉन फंजिबिलिटी ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे बताए हैं. तो फंजिबल में करेंसी नोट्स आती है. अब करेंसी नोट्स क्यों फंजिबल है क्योंकि करेंसी नोट सब सेम होती है. 100 रुपीज की नोट लेंगे तो सारी 100 रुपीज की नोट सेम होती है. हम इंटरचेंज कर सकते हैं 100 रुपीज की नोट्स सेम वैल्यू की नोट्स. वैल्यू मतलब 100 रुपए की तो 100 रुपए की, 500 की तो 500 की ऐसा. पर लैंड जो है वो फंजिबल नहीं है. क्यों क्योंकि लैंड की जो क्वालिटी है वो यूनिक है. यूनिक मतलब हर लैंड का अपना अपना क्वालिटी होता है. उसका अपना फर्टिलिटी होता है. उसका अपना कलर होता है. तो हर लैंड अपने अपने क्वालिटी में डिफर हो सकता है. हम एक जमीन के बदले दूसरी जमीन इंटरचेंज नहीं कर सकते. राइट. सो दिस इज व्हाट फंजिबिलिटी.
आगे चलते फंजिबिलिटी के आगे की और कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, दैट इज सिक्योरिटीज जो होती है जो इशू की जाती है सेम कंपनी से, यानी सिक्योरिटीज अगर एक कंपनी की है और उसकी सेम क्लास है, उनको सेम वैल्यू रहती है, राइट। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि कौन उसे ओन कर रहा है। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटीज इशूड बाय द सेम कंपनी, द सेम क्लास हैज सेम वैल्यू, राइट। तो सिक्योरिटी जो डीमैट फॉर्म में हेल्ड की जाती है इसलिए वो फंजिबल है, क्योंकि उनको सेम वैल्यू, सेम क्लास का है तो सेम वैल्यू रहेगा, राइट। नेक्स्ट इज दैट कि वो डीमैट फॉर्म में ट्रेड है इसलिए वो इंटरचेंजेबल है, यानी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, सब्सटीट्यूटेबल है यानी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, यानी कलर में, शेप में, या फिर वॉट एवर अलग डिफरेंट क्वालिटीज में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सिक्योरिटीज जो है उनको कोई नोटेबल फीचर्स नहीं होती, फीचर्स मतलब उनको कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं होती, जैसे डिस्टिंक्ट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर या फोलियो नंबर, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, इसीलिए इसे बोलते हैं फंजिबिलिटी। ये कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं हम फंजिबिलिटी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ISIN नंबर। अब स्टूडेंट्स हम जब बात करते हैं ISIN नंबर की, तो ये एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ISIN नंबर का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये जो नंबर है ये कोड है, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है ISIN नंबर का। वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ISIN नंबर जो है ये कोड है। ये कोड किसका है? जो एक पर्टिकुलर सिक्योरिटीज को आइडेंटिटी देता है, राइट। और ये जो नंबर है ये पूरा ग्लोबली एक्सेप्ट किया है, यानी ये कोड को ग्लोबली एक्सेप्टेंस है, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस है। तो जब ये कोड का कुछ एक्सेप्टेंस है तो इसको अलॉटमेंट कौन करता है, यानी कौन ISIN नंबर देता है? तो ISIN कोई भी कंट्री का जो NNA है, NN मतलब नेशनल नंबरिंग एजेंसी, हर कंट्री का अपना NNA होता है यानी नेशनल नंबरिंग एजेंसी, वो ये नंबर अलॉट करता है। उसके बाद ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है वो करंटली डिफाइन कर रही है ISIN स्ट्रक्चर, यानी ISIN का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो उसे डिफाइन करती है। अब रहा सवाल ये तो ग्लोब का, पर इंडिया में ISIN कौन करता है, यानी ये नंबर कौन अलर्ट करता है? तो इंडिया में सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये ISIN नंबर को अलर्ट करने का काम दिया है NSDL को, राइट, NSDL को दिया है। और सेबी जो है, सेबी का काम इंडिया में NNA का है, मतलब नेशनल नंबरिंग एजेंसी का है, राइट। आगे चलते स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी रहा सवाल कंपनी सिक्योरिटीज का, यानी इंडिया में कंपनी सिक्योरिटीज जो है वो सेबी किसे देती है? NSDL को। पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ISIN नंबर कौन देता है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ISIN नंबर जो देता है वो देता है RBI। जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसको RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ISIN नंबर देता है, राइट। अब ये ISIN नंबर क्या है? ये एक डिजिट है, कितने डिजिट का है? 12। ISIN नंबर 12 डिजिट का होता है, और ये डिजिट अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब नंबर भी है और उसमें अल्फाबेट्स भी है, तो इसे बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड। इसे क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कोड बोलते हैं, जिसमें नंबर्स भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं, राइट। और इसे हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट। ये 3 पार्ट हम आगे देखते हैं। अभी ये ISIN नंबर जो है वो 12 डिजिट का तो है, पर इसे कैसे लिया जा सकता है? तो हर कंपनी को ISIN नंबर लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और उन्हें जो एप्लीकेशन करना पड़ता है उसको प्रोसीजर होता है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स में प्रोस्पेक्टस भी इंक्लूड होता है, मतलब उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा सेबी को, NSDL को, और उसको उसमें प्रोस्पेक्टस भी देना पड़ेगा। सो एप्लीकेशन जरूरी है ISIN नंबर के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। तो ISIN नंबर जो है वो एक 12 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड है। ये कोड है या फिर ID है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, राइट। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है अ फिक्स, दूसरा है अ बेसिक नंबर, और तीसरा है अ चेक डिजिट। यानी ये जो है ISIN नंबर को 3 पार्ट में अलग अलग किया। अब स्टूडेंट्स ये जो 3 पार्ट है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में एग्जाम्पल के तौर पे भी बताती हूँ कि इसे कैसे बनाया जाता है। लेट्स सी, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट जो 2 कैरेक्टर होते हैं, यानी जो भी ISIN नंबर के 2 कैरेक्टर होते हैं वो उसके कंट्री के कोड होते हैं। पहले 2 कैरेक्टर कंट्री के कोड होते हैं, और ये कोड किसने दिया है? ISO 616 यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ने दिया है। जैसे इंडिया के लिए IN है, इंडिया के लिए कौन सा नंबर है? IN, राइट। ये 3 कैरेक्टर है, ये 3 कैरेक्टर जो है
वो इशूअर टाइप है, मतलब इसके फर्स्ट जो 2 कैरेक्टर होते हैं वो इन कंट्री कोड है, उसके बाद के 3 कैरेक्टर जो होते हैं वो इशूअर के, यानी तीसरा जो कैरेक्टर होता है वो इशूअर का टाइप होता है। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ए, स्टेट गवर्नमेंट है तो बी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो सी, यूनियन टेरिटरी है डी, कंपनी ये रहेगा, कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनी या कॉर्पोरेशन रहेगा तो ई, म्यूचुअल फंड रहेगा तो एफ। ऐसे याद रखना है आपको, यानी तीसरा कैरेक्टर जो होगा वो इश्यूअर का टाइप बता रहा है, राइट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, आपको यही ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, फोर्थ से लेके सेवेंथ, फोर्थ से लेके सेवेंथ मतलब नेक्स्ट 4 नंबर, फोर्थ से लेके सेवेंथ जो है वो बताते हैं कि ये जो कैरेक्टर है उसके 3 कैरेक्टर जो है वो न्यूमरिक होते हैं। पहले ये जो पहले फोर्थ से लेके सेवन जो कैरेक्टर होते हैं उसमें जो पहले 3 होते हैं वो नंबर होते हैं और लास्ट वाला जो होता है वो अल्फा होता है, राइट। ये आइडेंटिटी बताता है, ये आइडेंटिटी बताता है, ठीक है। उसके बाद 8 से लेके 9 जो कैरेक्टर होते हैं, 8 से लेके 9 कैरेक्टर्स वो सिक्योरिटी का टाइप बताता है, राइट। और ये न्यूमरिक ही होता है, जैसे इक्विटी शेयर के लिए 1 है, पोस्ट सेविंग के लिए 2 है, प्रेफरेंस शेयर के लिए 3 है, डिबेंचर्स के लिए 12 है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए 14 है। तो आपको ये ध्यान में रखना है 1 2 3 12 14 कौन से नंबर है, कौन से सिक्योरिटीज के लिए आते हैं, राइट। नेक्स्ट इज दैट कि 10 से लेके 11 कैरेक्टर जो है वो इशू, जो भी सिक्योरिटीज इशू हुई है, राइट, वो सिक्योरिटीज के सीरियली होता है, सीरियली जो इशू हो रही है सिक्योरिटीज उसके सीरियल नंबर्स होते हैं, राइट, जो सिस्टम को एंटर करने के लिए यूज होते हैं, यानी इश्यूअर कंपनी के सिस्टम्स को एंटर करने के लिए यूज हो रहे हैं, तो वो सीरियल नंबर्स है। और जो लास्ट डिजिट है वो डबल चेक डबल एड डिजिट है, राइट, डबल चेक डबल एड डिजिट है, इसे बोलते हैं डबल डबल एड डबल चेक डिजिट, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये ISIN नंबर है किसी कंपनी का। अब इसमें पहला 2 जो कैरेक्टर है आईएन, आईएन रेफर्स टू इंडिया, ये कंट्री कोड है। ई रेफर्स टू इशूअर कंपनी, ई वाला जो है वो इशूअर कंपनी है। अब 002A ये कंपनी का आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी है, राइट। इसमें देखो 3 नंबर है और ए जो है अल्फाबेट है, बराबर। 01 इक्विटी शेयर का कोड है, ये वाला जो है वो इक्विटी शेयर के लिए यूज होता है। और उसके बाद 01 जो सीरियली इशू डिजिट है, यानी डिजिट जो इशू कितने नंबर का सिक्योरिटीज है वो सीरियल नंबर है। और 8 चेक डिजिट है, 8 नंबर, ये जो 8वां है वो चेक डिजिट है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है ISIN नंबर का। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट की तरफ। अब स्टूडेंट्स आगे का देखते हैं। अब तक हमने देखे कॉन्सेप्ट्स इन डिपॉजिटरी सिस्टम, अब हम देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम, यानी डिपॉजिटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है। अगर हमें कन्वर्शन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट करना है इलेक्ट्रॉनिक या डीमटेरियलाइज प्रोसेस में, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटीज का फिजिकल सर्टिफिकेट को हमें डीमैट में करना है, ठीक है। तो सबसे पहला इन्वेस्टर्स को सबमिट करने का डीआरपी, डीआरपी मतलब डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, और 3 कॉपी देना पड़ेगा और उसके साथ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। देखो ट्रिप्लीकेट मतलब 3 कॉपी, सर्टिफिकेट देना है और किसे देना है, डीपी को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। फिर डिपॉजिटरी क्या करेगा, वो एंटर करेगा डीमैट रिक्वेस्ट को सिस्टम में और सेंड करेगा डिपॉजिटरी को, राइट। फिर डीपी क्या करेगा, डिस्पैच करेगा फिजिकल सर्टिफिकेट और उसका कॉपी, डीआरएफ का कॉपी इश्यूअर कंपनी को, यानी इश्यूअर कंपनी को फिजिकल सर्टिफिकेट और डीआरएफ सेंड करेगा, ठीक है। फिर इश्यूअर कंपनी क्या करेगी, वेरीफाई करेगी, कंफर्म करेगी और डिपॉजिटरी को, यानी कंफर्म करेगी डिपॉजिटरी को, यानी कंफर्मेशन किसे देगी, डिपॉजिटरी को। इश्यूअर कंपनी डिपॉजिटरी को कंफर्मेशन देगी डीमेटेरियलाइजेशन सिक्योरिटी का, यानी सिक्योरिटीज डीमैट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद डिपॉजिटरी जो है वो रिकॉर्ड करेगा और ये जो रिक्वेस्ट जो है सिस्टम की उसे फॉरवर्ड करेगा इश्यूअर को, राइट। ये रिक्वेस्ट जो सिस्टम में है उसे फॉरवर्ड करेगा इश्यूअर को, राइट। फिर डिपॉजिटरी क्या करेगा, क्रेडिट करेगा डीमैट सिक्योरिटी, यानी जो भी सिक्योरिटीज उसने डीमैट के लिए बोली है वो सिक्योरिटीज क्रेडिट करेगा बेनिफिशियल ओनर के अकाउंट में, यानी डीमैट अकाउंट में। बेनिफिशियल ओनर मतलब वो जो सिक्योरिटी का जो होल्डर है या जो शेयर होल्डर है उसका डीमैट अकाउंट बनेगा, उसके अकाउंट में ये ट्रांसफर हो, क्रेडिट होगा, राइट। और डिपॉजिटरी इंटीमेट करेगा डीपी को, यानी डीपी को बताएगा कि बाबा ये अकाउंट में क्रेडिट हो गया। फिर डीपी क्या करेगा, इश्यू करेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू द इन्वेस्टर्स, यानी इन्वेस्टर को वो एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजेगा,
ठीक है, ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स इसी चीज का। बीओ मतलब बेनिफिशियल ओनर, डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी इशूअर, राइट। अब ये प्रोसीजर ऐसे चलता है कुछ इस तरीके से, राइट। सी यही ये जो 1 2 3 7 स्टेप्स है उन्होंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली बनाए हैं। नंबर 1 स्टेप्स, बेनिफिशियल ओनर मतलब इन्वेस्टर्स जो है वो डीआरएफ सबमिट करेगा सर्टिफिकेट के साथ डीपी के। डीपी क्या करेगा, उसे सबसे पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट भेजेगा डिपॉजिटरी को, राइट। फिर डिपॉजिटरी उसे फॉरवर्ड करेगा इशूअर को, राइट। फिर अगेन नेक्स्ट इज दैट यदि वो रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो गई, डीपी जो है वो अपना सर्टिफिकेट यानी डीपी एक कॉपी इसे दे इस रिक्वेस्ट भेजेगा और थर्ड स्टेप जो है डीआरएफ सर्टिफिकेट इशूअर को देगा। फिर इशूअर जो है वो कंफर्मेशन ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो डिपॉजिटरी को भेजेगा, फिर डिपॉजिटरी उसे फॉरवर्ड करेगा डीमैट रिक्वेस्ट और उसी के साथ वो क्रेडिट करेगा बेनिफिशियल ओनर के अकाउंट में सिक्योरिटीज को और इंटीमेट करेगा डीपी को। फिर डीपी जो है वो स्टेटमेंट भेजेगा बीओ को। इस तरीके से ये प्रोसीजर यानी कि जो 7 स्टेप्स है उन्होंने डायग्रामेटिकली बना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दैट इज इन केस ऑफ आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है तब क्या किया जाता है, राइट। सो यहाँ पे पहला स्टेप्स क्या है, इन्वेस्टर्स जो है वो सबमिट करेगा अपना एप्लीकेशन सिक्योरिटी का इशूअर कंपनी को। इशूअर कंपनी वेरीफाई करेगी डिटेल्स बेनिफिशियल ओनर को यानी इन्वेस्टर्स की विथ डिपॉजिटरी, यानी वो डिटेल जो है वेरीफाई करेगी विथ डिपॉजिटरी और वेरिफिकेशन के बाद बीओ का डिटेल डिपॉजिटरी जो है वो रिपोर्ट इशूअर कंपनी को देगी, राइट। इशूअर कंपनी डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी को देगा, यानी जो इशूअर कंपनी अलॉट कर रहे हैं वो डिटेल्स उसकी सिक्योरिटीज का डिपॉजिटरी को देगा। डिपॉजिटरी फिर क्रेडिट करेगा उसके अकाउंट में बीओ के यानी इन्वेस्टर्स के अकाउंट में वो क्रेडिट करेगा। नेक्स्ट इज दैट डिपॉजिटरी फिर इंटीमेट करेगा डीपी को क्रेडिटिंग, यानी डिपॉजिटरी जो है सबसे पहला बेनिफिशियल ओनर के अकाउंट में डालेगा और वही इंफॉर्मेशन डीपी को देगा, राइट। फिर डीपी क्या करेगा, स्टेटमेंट इश्यू करेगा। ये डायग्रामेटिकली बताया गया, राइट। सी हियर सबसे पहला बीओ जो है वो एप्लीकेशन इशूअर कंपनी को देगा, फिर इशूअर कंपनी वेरिफिकेशन करेगी डिपॉजिटरी को, उसके बाद डिपॉजिटरी एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट इशूअर कंपनी को देगा, इशूअर कंपनी अलॉटमेंट का डिटेल डिपॉजिटरी को देगी, फिर बाद में डिपॉजिटरी क्रेडिट करेगी बेनिफिशियल ओनर के अकाउंट में और साथों साथ डीपी को भी इन्फॉर्म करेगी क्रेडिट किया है और फिर डीपी एक स्टेटमेंट भेजेगा बीओ को। सो इस तरीके से ये आपका प्रोसीजर चलता है। डायग्रामेटिकली अगर हम पढ़ेंगे तो ईजी हो जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट की तरफ, दैट इज ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम। अभी ये देखो ये सिक्योरिटीज का यहाँ पे जो दिया हुआ आपको ये ट्रांसफर प्रोसीजर है, मतलब सिक्योरिटीज ट्रांसफर कैसे होती है। तो ये ट्रांसफरर जो है, ट्रांसफरर मतलब इन्वेस्टर्स जो है उसको इन्फॉर्म करना है डीपी को, यानी अगर इनके सेल हो रहा है, शेयर का सेलिंग हो रहा है तो ट्रांसफर यानी इन्वेस्टर्स जो है वो इन्फॉर्म करता है डीपी को और उसको वो इश्यू करता है डीआईएस मतलब डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, जो वो इन्वेस्टर फिल करेगा। फिल मतलब वो भरेगा उसके अंदर का इंफॉर्मेशन और साइन करेगा डिटेल्स सिक्योरिटी का जो सोल्ड किया है, ठीक है। और इसके एंड में सिक्योरिटीज जो है वो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से निकल जाएगी, राइट। सो ये ट्रांसफर जो है, ये ट्रांसफर जो प्रोसीजर है वो 2 तरीके का होता है, एक तो ऑफ मार्केट ट्रेड और एक मार्केट। मतलब ये ट्रांसफर जो भी है वो 2 तरीके का होगा, एक मार्केट ट्रेड और एक ऑफ मार्केट ट्रेड और एक मार्केट ट्रेड। अब ये ऑफ मार्केट ट्रेड क्या होता है, ये वो ट्रेड होता है जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज यानी क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व नहीं होता है, शेयर ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब यहाँ पे उनका रोल नहीं होगा। यहाँ पे एक डीपी जो है, जो सेलर जो है वो एक डीपी को देगा, फिर डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म होगा, डीपी दूसरे को बायर को देगा, राइट। ये केस कहाँ होता है, जब लीगेसी ट्रांसफर होती है, कोई गिफ्ट के तौर पे शेयर दिया जाता है या सिक्योरिटीज जो है वो क्लाइंट और सब ब्रोकर्स में शिफ्टिंग होती है, तो उस टाइम पे ये सिस्टम होता है ऑफ मार्केट ट्रेड। अब याद रखना स्टूडेंट्स, ऑफ मार्केट ट्रेड में क्लियरिंग हाउस, स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता है। आगे चलते हैं, दैट इज उसका प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं ऑफ मार्केट ट्रेड। ऑफ मार्केट ट्रेड के प्रोसीजर्स, सबसे पहला है ट्रांसफरर जो है वो सेलर को डिलीवरी इंस्ट्रक्शन देता है, राइट। उसके डीपी को सेलर जो है वो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन डीपी को देता है।
सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने के लिए बायर के अकाउंट में। फिर ट्रांसफरी जो है, ट्रांसफरी मतलब जो बायर जो है वो रिसीव करेगा क्रेडिटेड सिक्योरिटीज डीपी के थ्रू, राइट। जब डिपॉजिटरी कंफर्मेशन देगा तब, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में बताया गया, देखिए स्टूडेंट्स, सेलर जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है डीपी को, राइट। और एक डीपी दूसरे डीपी के अकाउंट में यानी बायर के अकाउंट में कब ट्रांसफर होगा, जब डिपॉजिटरी कंफर्मेशन देगा, राइट। ये ट्रांसफर है, ये ट्रांसफरी है, यानी इसके अकाउंट में सिक्योरिटीज जमा होगी और यहाँ से सिक्योरिटीज जाएगी, राइट। सो दिस इज द प्रोसीजर। और फंड और मनी जो है वो पे किया जाता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में डायरेक्टली, राइट। नेक्स्ट इज मार्केट ट्रेड। अब स्टूडेंट्स, मार्केट ट्रेड में देखिए क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व है, जबकि यहाँ पे ऑफ मार्केट ट्रेड में हमारा कहाँ भी क्लियरिंग हाउस नहीं था, ठीक है। सो ये यहाँ पे जो है क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व है, राइट। ये ट्रेड जो वो ट्रेड है जो सेटल की जाती है क्लियरिंग हाउस के थ्रू, इसे मार्केट ट्रेड बोलते हैं। और ये ट्रेड में स्टॉक ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज वाले जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहला ट्रांसफर, मतलब सेलर जो है वो इंस्ट्रक्शन अपने डीपी को देगा, यानी यहाँ पे डीपी को देगा सिक्योरिटीज के लिए, बराबर। तो सिक्योरिटीज जो है वो ट्रांसफरर के अकाउंट से ट्रांसफरर के ब्रोकर के एजेंट के अकाउंट में जाएगी, यानी सिक्योरिटीज यहाँ से ब्रोकर के अकाउंट में जाएगी और सिक्योरिटीज फिर ट्रांसफर होगी ब्रोकर से क्लियरिंग हाउस में, यानी यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफर होगी ब्रोकर से स्टॉक एक्सचेंज में, राइट। नेक्स्ट इज दैट कि जैसा डिलीवरी इंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से वो आगे का ट्रांसफर प्रोसीजर कैरी हो जाएगा। और पे आउट डे जो होगा, सिक्योरिटीज जो है वो क्लियरिंग हाउस से, यानी जिस जब पेमेंट होगा, पे आउट डे होगा, पेमेंट होगा, तो सिक्योरिटी जो है वो क्लियरिंग हाउस से दूसरे ब्रोकर यानी बायर के ब्रोकर के अकाउंट में जाएगी, यानी ये वाले, ये बायर का ब्रोकर है, राइट। और इंस्ट्रक्शन और कंफर्मेशन, यानी डिपॉजिटरी जब इंस्ट्रक्शन और कंफर्मेशन मूव करता है सिक्योरिटीज को, तो सिक्योरिटीज जो है वो बायर के अकाउंट में जाएगी, यानी सिक्योरिटीज जो है पहले ब्रोकर के अकाउंट में जाएगी, फिर ब्रोकर से बायर के अकाउंट में जाएगी। सो दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। इन केस ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स, अगर परचेज ऑफ शेयर्स होता है, राइट, शेयर्स का परचेज होता है, तब जो क्लाइंट है, क्लाइंट जो है वो ट्रांसफर करता है इंटीमेशन को डीपी को और डिटेल्स देता है सिक्योरिटीज को जो उसने ब्रॉट की है, बराबर। यानी उसने वो इंटीमेट करता है डीपी को कि मैंने इतने इतने सिक्योरिटीज परचेज किए। तो डिपॉजिटरी जो है वो जब ड्यू प्रोसेस इन्फॉर्म, यानी ये डिपॉजिटरी जो है ड्यू प्रोसेस इन्फॉर्म होने के बाद में, यानी डीपी को ट्रांसफर या क्रेडिट करता है सिक्योरिटीज इन द नेम ऑफ ट्रांसफर, यानी डिपॉजिटरी बाद में सब प्रोसीजर्स कंफर्म होने के बाद में डीपी के थ्रू बंदे के अकाउंट में, यानी ट्रांसफरी के अकाउंट में जो भी है वो सिक्योरिटीज ट्रांसफर करता है। डीपी जो है वो बुक एंट्री करता है या स्टेटमेंट्स बनाता है और परचेज और सेल्स का और सिक्योरिटीज का, और वो अपने क्लाइंट को दे देता है। तो ये है परचेज का प्रोसीजर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिपॉजिटरी इन इंडिया। हमारे इंडिया में डिपॉजिटरी एक्ट 1996 को पास हुआ था। उस एक्ट के अंदर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पास्ट है, पेव द वे, यानी कि डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में जब पास हुआ तो उसने एक रास्ता खोला किसके लिए, डिपॉजिटरीज के लिए। तो इस एक्ट के अंदर इंडिया में 2 डिपॉजिटरी एस्टैब्लिश हुए, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, राइट। ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है और ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। सो ये जो है ये फर्स्ट और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी एस्टैब्लिश की गई थी 1996 को, राइट। और ये प्रमोटेड है बाय IDBI, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। NSDL ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट के अंडर, राइट। NSDL जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को, प्लेयर्स को कैपिटल मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट में जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, बैंक है, इशूअर्स है, क्लियरिंग मेंबर्स है, एक्सेट्रा, यानी इन प्लेयर्स को वो अपना सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये जो सर्विसेज है, अकाउंट मेंटेनेंस, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, मार्केट ट्रेड, ऑफ मार्केट ट्रांसफर, नॉमिनेशन, ये सारा ये काम जो है वो NSDL करता है। अब बारी आती है CDSL की। CDSL जो है ये बिगिन हुआ है ऑपरेशंस का फरवरी 1999 में, यानी NSDL के बाद।
और ये जो है ये इसने किसने प्रमोट किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। उसने बहुत सारे बैंक्स को ज्वाइन किया है और इसे इस्टेब्लिश किया है। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका वाइड डीपी का नेटवर्क है और ये ऑफर करता है डीमैट सर्विसेज जो है वो डीमैट की सर्विसेज जो है वो वाइडली प्रोवाइड करता है, जैसी एनएसडीएल प्रोवाइड करता है अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे ऑल ओवर कंट्री में जैसे एनएसडीएल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वैसे ही ये सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये जो दोनों डिपॉजिटरी है ये हमारे इंडिया के डिपॉजिटरी सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डीमैट एंड रीमैट। स्टूडेंट्स, ये डीमैट एंड रीमैट क्या है कि आपके टेक्स्ट बुक में है। डीमैट इज अ प्रोसेस जहाँ पे फिजिकल सर्टिफिकेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वेराज रीमैट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। राइट, अब यहाँ पे पेपर जो होता है, पेपर फॉर्म सिक्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक में या डिजिटली कन्वर्ट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे डीआरएफ का लगता है यानी डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म लगता है, यहाँ पे आरआरएफ यानी रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म लगता है। राइट, ये इनिशियल प्रोसेस है और ये रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा है। राइट, डीमैट सिक्योरिटीज को डिस्टिंक्ट नंबर नहीं रहता और रीमैट सिक्योरिटीज को डिस्टिंक्ट नंबर रहता है। डिपॉजिटरी इसका कस्टोडियन होता है, यहाँ पे इसका कस्टोडियन होता है इशूअर कंपनी, इशूइंग कंपनी। राइट, ये एक इजी प्रोसेस है और रीमैट जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपके टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट्स ये डिस्टिंग्विश दिया हुआ है पूरा, आपको ये पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।